नमस्कार, पीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी अस्पतालों की नर्सेज की काम बंद हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी। टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष नर्सों ने दिया धरना, सरकार पर लगाया वायदा खिलाफी का आरोप। एनक्यूएएस की 3 सदस्यीय टीम निरीक्षण करने जिला अस्पताल पहुंची। 3 दिनों तक अलग अलग मापदंडों के अनुसार टीम के सदस्य करेंगे अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण। अस्पताल में मरीजों को मिलने वाले इलाज और चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी की जाएगी एकत्र। और पटवारी भर्ती परीक्षा के घोषित परीक्षा परिणामों की सीबीआई जांच कराने की मांग। अभ्यर्थियों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा मांग पत्र। अराजक ट्रैफिक, बेतरतीब पार्किंग और सड़कों तक पसरे अतिक्रमण, ये समस्या संस्कारधानी में बीते करीब 2-2.5 दशक से है। ताज्जुब ये है कि नगर सत्ता के चेहरे बदलते रहे, लेकिन इस दिशा में किसी ने भी कारगर पहल नहीं की। कमोबेश यही हाल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का है। आने वाली हर पुलिस कप्तान की प्राथमिकता में जबलपुर के यातायात को सुधारने का जुमला तो होता है, पर इस दिशा में सख्ती के साथ अमल करने की कोशिशें सिर्फ चौराहों पर चेकिंग अभियान पर आकर ठहरी हुई है और शहर की जनता अराजक हो रहे ट्रैफिक के बीच जाम लगने जैसी मुसीबतों के सामने बेबस और लाचार है। पेश है बीटीवी न्यूज की खास खबर। ये है शहर का हृदय स्थल, जिसके चारों तरफ सड़कें अतिक्रमण की चपेट में हैं। दुकानें सड़क तक पसरी हैं और फुटपाथ पर कब्जे हैं। लाडगंज थाने के सामने लगी ये दुकानें ट्रैफिक व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रही हैं, चाहे जब यहाँ ट्रैफिक जाम जैसी स्थितियां बन जाती हैं। यह है गंजीपुरा मार्केट, जहां दुकानदारों ने सड़क तक अपनी दुकानें बढ़ा ली हैं। इसके साथ ही नॉर्मल स्कूल की दीवार के किनारे पहियों पर काबिज अतिक्रमण कर दुकानें लगी हैं। हालात यह है कि 2 पहिया वाहन, ई रिक्शा और पैदल आने जाने वालों की भीड़ में यहां दम घुटने जैसी स्थितियां बन जाती हैं, खासकर त्योहारों की सीजन में। घमापुर चौराहे की व्यवस्थाएं और यहां पर पार्किंग की व्यवस्था सुधारने के संकल्प दम तोड़ रहे हैं। गाड़ी चलाना तो मुश्किल है, पैदल भी जाना मुश्किल हो रहा है। जैसे गंजीपुरा देख लो, पूरा मार्केट रोड पे कुछ जमा हुआ है। ये दमोह नाका से देख लो, यहाँ तक के लिए आईटीओ तक आने के लिए पूरी स्थिति डामाडोल है। सिर्फ यातायात पुलिस सिर्फ चालान भर करने में लगी रहती है, सुविधाओं में कोई ध्यान नहीं देती है। मतलब बहुत दिक्कतें हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल है। कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं भी बसें देखो बीच बीच में बसें खड़ी कर देते हैं। दीनदयाल से लेके रद्दी चौकी हो गया और गंजीपुरा हो गया, यहाँ चारों तरफ मैंने देखा बड़ा फुहारा के यहाँ तो इतनी ठेले लगे हैं लाइन से कि दूसरी गाड़ी तो क्रॉस ही नहीं हो पा रही। वहाँ से निकलना मतलब 10 मिनट का रास्ता में हमको 2-2 घंटा लग रहा है वहाँ से निकलने में। इतना परेशान हो गए हैं। और प्रशासन तो बिल्कुल, उनको तो कोई लेना ही देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि प्रशासन को पूरा बेनिफिट रोड से हो रहा हो। दुकानें आगे बढ़ी हुई हैं, उनने बढ़ा के रखी है, उनके आगे ठेले लगे हैं। तो ये तो स्थिति है प्रशासन की। अब क्या बता, प्रशासन ध्यान दे तो आगे कुछ कार्रवाई हो। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग यही चाहते हैं कि भैया कि कम से कम रोड तो मिले चलने के लिए। प्रशासन ने बनाई है रोड, लेकिन रोड के ऊपर ठेले लगे हुए हैं, क्या कर लोगे आप? यातायात पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त है। यातायात पुलिस पर डे विभिन्न चौराहों पे यातायात का बल लगाती है और जहाँ कहीं ऐसी जाम की स्थिति आती है वहाँ पे अतिरिक्त बल भेज करके हम यातायात को सुचारू करते हैं। जहाँ अतिक्रमण है वहाँ पे हम भी काम कर रहे हैं और नगर निगम की टीम भी काम कर रही है और बेसिकली जो इंक्रोचमेंट से रिलेटेड वर्क है ये नगर निगम का है।
पर फिर भी पुलिस को जहाँ पे यातायात में बाधा समझ में आती है, वहाँ से हम जो भी सड़क के ऊपर दुकानें लगती हैं उनको हटाने का काम यातायात पुलिस भी कर रही है और संबंधित थाने की पुलिस भी कर रही है। सर, देखा जाता है कि दुकानें काफ़ी समय से सड़कों पर लग रही है, उसके बाद भी वो हट नहीं रही है, इससे यातायात काफ़ी बाधित होता है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और नगर निगम की टीम भी निरंतर इसका सर्वे कर रही है और इसमें एक गाइडलाइन बना करके सबको पीछे किया जाएगा और यातायात को व्यवस्थित किया जाएगा। शहर के इन बाजारों के अलावा भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां ट्रैफिक का दबाव बहुत है। वहां भी अवैध पार्किंग, अराजक ट्रैफिक और अतिक्रमणों की समस्या सड़क तक पसरी है। नगर प्रशासन, पुलिस और निगम सत्ता के लिए जबलपुर की ट्रैफिक व्यवस्थाएं एक बड़ी चुनौती है। जिला अस्पताल विक्टोरिया को आगामी 3 वर्षों के लिए प्रदान किए जाने वाले NQAS सर्टिफिकेशन के लिए गुरुवार से 3 सदस्यीय टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण शुरू किया है। टीम के सदस्य अलग अलग मापदंडों के हिसाब से जिला अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करेंगे और यहां मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला अस्पताल विक्टोरिया को आगामी 3 वर्षों के लिए प्रदान किए जाने वाले नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट के लिए गुरुवार से भारत सरकार स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित 3 डॉक्टरों की टीम ने जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण शुरू किया है। टीम आगामी 3 दिनों तक अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली इलाज और चिकित्सा सुविधाओं का अलग अलग मापदंडों के हिसाब से असेसमेंट करेगी और रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी ताकि केंद्र सरकार द्वारा अस्पताल को NQAS सर्टिफिकेट और मरीजों के इलाज के लिए प्रति माह प्रति बिस्तर 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा सके। निरीक्षण टीम के सदस्य डॉक्टर प्रवेश यादव ने बताया कि जिला अस्पताल को पहले भी NQAS सर्टिफिकेट प्राप्त है और बीते वर्षों में बेहतर इलाज के लिए अस्पताल को अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। आने वाले 3 सालों के लिए टीम ने आज से निरीक्षण शुरू किया। भारत सरकार की जैसे मुहिम है कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो हैं इंडिया के अंदर, पूरे भारत के डिफरेंट राज्यों में एक क्वालिटी का मापदंड सरकार ने बनाया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इस मुहिम के तहत में डिफरेंट जो है भारत सरकार असेसर्स की टीम को भेजती है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। तो उसी के तहत हम 3 डॉक्टर्स जो हैं असेसर यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल्स में आए हैं। इसके लिए चेकलिस्ट होती है, बहुत ही डिटेल चेकलिस्ट होती है कि किस तरीके से पेशेंट केयर सर्विसेज, मरीजों का इलाज किस से बेहतरीन जो क्वालिटी गुणवत्ता से हम लोग दे पा रहे हैं कि नहीं राज्य में, उसको मापदंड पे तय किया जाता है, चेक किया जाता है। उन्हें 3 दिन तक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का सुबह से लेकर शाम तक डिटेल में चेक किया जाएगा कि किस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं। और उसी के बाद में मार्किंग होती है, स्कोरिंग होता है। तो इस मापदंड में जो है भारत सरकार ने एक अपना रखा है कि अगर 70% से ज़्यादा अगर स्कोर करता है हॉस्पिटल, तो इसके लिए इंसेंटिव यानी उसको पैसे की व्यवस्था है। 10,000 रुपये पर बेड जो है भारत सरकार उसको फिर एज ए इंसेंटिव अवार्ड के तौर पे 3 साल के लिए सर्टिफिकेट की वैल्यू रहती है, 3 साल के लिए दिया जाता है। तो 3 साल तक ये एक्स्ट्रा मनी एज ए रिवॉर्ड गिफ्ट उसको, इससे मरीजों का बेहतर से बेहतर जो है मेन सेंट्रल गवर्नमेंट का यही है, इसका पूरे के पूरे जितने भी असेसमेंट का औचित्य कि क्या करना है कि जो गरीब से गरीब मरीज आ रहा है, डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं, तो एक ऐसा मापदंड हो कि कहीं भी राज्य में जाएं भारत सरकार के मतलब भारत के अंदर, तो उसको मिनिमम केयर, उसको जो सुविधाएं पेशेंट की मिलनी चाहिए वो हाईएस्ट क्वालिटी की ऐसी हर जगह मिले। और इसी से काफ़ी डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जो भारत के अंदर इसको ले चुके हैं। पहले भी इस हॉस्पिटल का बहुत अच्छा स्कोर रहा है, 2-3 बार अवार्ड ले चुका है। तो अभी भी इन्होंने तैयारी की है, तो अभी 3 दिन में असेस करके हम देखते हैं कि उम्मीद है अच्छा स्कोर आएगा। पहले दिन टीम के सदस्यों ने अस्पताल परिसर में अलग अलग जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणामों पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी और घोटाले का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपते हुए मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है।
मध्य प्रदेश में हाल ही में कराई गई व्यापम पटवारी ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की परीक्षा के परिणाम आते ही पटवारी परीक्षा के परिणाम सवालों के घेरे में आ गए हैं। पटवारी परीक्षा के घोषित परिणामों में ग्वालियर के ही एक सेंटर के 7 अभ्यर्थियों का टॉपर में आना कई सवालों को जन्म दे रहा है। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। गुरुवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और पटवारी परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी और घोटाले होने के आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की। आज हम लोग ने पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उस समस्या को लेके ज्ञापन सौंपा है ताकि आगामी परीक्षाओं में इस तरह का धांधली ना हो। और ये जो पटवारी परीक्षा हुई उसमें एक ही एनआरआई कॉलेज जो भोपाल या ग्वालियर के जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं, केवल एक ही कॉलेज के सिलेक्ट हुए हैं, जो कि इस तरह से तो हो नहीं सकता कि केवल एक ही कॉलेज के बच्चों ने पढ़ाई की होगी। पढ़ाई तो सभी कोई ने एक सीखी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जाँच हो और आगे की परीक्षाओं में इस तरह की घोटाला ना हो। समूह 2 उप समूह 4 की जो विगत मार्च अप्रैल माह में जो परीक्षा हुई है उसकी जो परिणाम घोषित किए गए हैं उस परिणाम में स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया जो है वो फर्जीवाड़े के संकेत मिल रहे हैं। टॉपर्स की जो लिस्ट है उसमें 10 में से 8 टॉपर जो हैं वो एक ही इंस्टीट्यूट से आए हैं और सभी के साइन जो हैं वो हिंदी में हैं। हिंदी में साइन होना कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। एनआरआई कॉलेज ग्वालियर से, एनआरआई इंस्टीट्यूट से आए हैं और जो दिन प्रतिदिन उसमें नए खुलासे होते जा रहे हैं। अभी ग्वालियर के अभी एक ग्वालियर से हुआ है, आज जो है नया खुलासा हुआ है कि सागर के ताराबाई इंस्टीट्यूट से भी 17 छात्र जो हैं वो टॉपर लिस्ट में आए हैं और नए दिन प्रतिदिन जो नए खुलासे हो रहे हैं उनमें फर्जीवाड़े के और सबूत मिलते जा रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इसमें उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराएं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो और अगर घोटाले के सबूत सामने आते हैं तो परीक्षा निरस्त कर जो है वो फिर से लगभग परीक्षा। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा रद्द करने की मांग की है। नगर निगम में ड्रेस कोड लागू था, लेकिन अधिकारियों ने अघोषित रूप से समाप्त कर दिया है। पहले 15 वर्षों में किसी कर्मचारी को ना यूनिफॉर्म का कपड़ा मिला है और ना ही बारिश के मौसम में मिलने वाला रेनकोट प्राप्त हुआ है। फील्ड के कर्मचारियों में इन बातों को लेकर आक्रोश व्याप्त है। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में ड्रेस कोड लागू होगा, लेकिन पिछले 15 वर्षों से किसी कर्मचारी को यूनिफॉर्म का कपड़ा प्रदान नहीं किया गया है। पहले फील्ड के कर्मचारियों को बारिश के मौसम में रेनकोट और छाता भी दिया जाता था, लेकिन इनका आवंटन भी बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों में इन बातों को लेकर आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम में अफसरशाही हावी है, इसलिए छोटे कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम लोग को तो सुशीला सिंह के मिला, सुशीला सिंह के जब से हम लोग को मिला ही नहीं है। क्या परेशानी आती है आने में? अरे आने में भीगते हुए आना पड़ता, भीगते हुए जाना पड़ता है। BW में काम करते, रोड में करते, भीग जाते तो बीमार भी हो जाते हैं। जब उस समय सुशीला सिंह जी जब थी उसी समय की ड्रेस और बरसाती वगैरह मिले थे, उस समय से आज तक मिले ही नहीं हम लोगों को। कैसे आते फिर ड्यूटी वगैरह? भीगते भागते जाते हैं सर और भीगते भागते चले जाते हैं। अब किनसे कहाँ बोला जाए, वो मिले नहीं आज तक हम लोगों को, कर्मचारियों को। न ड्रेस मिल रही है, ना ही तो छाता बरसाती कुछ नहीं। टोपी श्रीवास्तव जी कमिश्नर साहब से जब मिली है उसके बाद से अभी तक न रेनकोट मिली न ड्रेसें मिल रही हैं। क्या परेशानी जा रही है आप लोग को? अब ये तो हम लोग को ही नहीं पता है, लेकिन बस ये सामान्य विभाग से जब भी पूछो तो कहते हैं MIC में आदेश नहीं हुआ या सदन से आदेश नहीं हुआ, जो कि हर बार मिलती थी। अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, जब से 2 महापौर आके चले गए। बरसाती वगैरह भी कुछ नहीं, न रेनकोट न बरसाती, कुछ नहीं, ड्रेस तक नहीं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों की स्वीकृति नहीं मिल पाती है, इसलिए मामला अटका हुआ है। हालांकि अब कोशिश की जा रही है कि सक्षम स्वीकृति मिलते ही यूनिफॉर्म का कपड़ा एवं रेनकोट वितरित किए जाएंगे। बरसाती और बाकी चीज़ों के लिए आवेदन हमारे पास आए हुए हैं। इस पे हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जैसी स्वीकृति दे दी जाती है तो हम वो चीज़ें परचेस करके फिर अपने स्टाफ को देंगे। काफ़ी सालों से नहीं मिल रहा, उन्होंने पिछले बार ही आवेदन दिया। हाँ, एक्चुअली स्वीकृति नहीं मिल पाती है। हम इस बार देख रहे हैं, कमिश्नर सर से बात कर रहे हैं और इस बार कोशिश करेंगे कि लोगों को रेनकोट और अम्ब्रेला वगैरह जो भी इनको फील्ड पे ज़रूरत पड़ती है वो मिले। लगभग देखा जाए तो कितनी संख्या होगी बच्चों की, अगर देखा जाए लगभग? वैसे अभी आवेदन तो हमारे पास 100-125 ही आए हैं, लेकिन जो हमारा स्टाफ है वो इससे कई ज़्यादा हैं और जब हम ये वितरित करेंगे तो पूरे स्टाफ को ही।
बहरहाल नगर निगम के अधिकारी अपनी शान शौकत बरकरार रखने के लिए तो फिजूल खर्ची खूब करते हैं, लेकिन कर्मचारियों की वाजिब मांगे भी लंबित रहती हैं। यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर निगम के जल विभाग में बिना ठेका जारी GST मजदूरों को काम पर रख लिया गया है। उन्हें नगद मजदूरी दी जा रही है, जिसके चलते श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। यह शिकायत नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा निगमाध्यक्ष से की गई है, साथ ही कार्यवाही की मांग की गई है। नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र निगम अध्यक्ष निकुंज विज को सौंपा है। इस पत्र में लिखा है कि रांझी जल शोधन संयंत्र में अधिकारियों ने निजी तौर पर अपने मजदूर लगा रखे हैं। करीब 80 मजदूर हैं। इन मजदूरों का PF नहीं काटा जा रहा है। श्रम कानूनों की अनदेखी करके नगर निगम को लाखों रुपयों की चपत लगाई जा रही है। वहीं मजदूरों का भी शोषण हो रहा है। बिना टेंडर का उनको झूठे आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं कि उनको आने वाले भविष्य में संविदा में रखा जाएगा। इस कारण वो लगातार 5-10 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और उनको ठेके तक में नहीं रखा गया है। लगातार उनको अधिकारियों के माध्यम से हाथों हाथ पेमेंट की जा रही है। तो माननीय अध्यक्ष जी को इस बारे में मैंने आज जानकारी दी है कि 50-60 लेबर जो है एक प्रकार का भ्रष्टाचार का काम हो रहा है। इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए माननीय आयुक्त महोदय जी के लिए एक पत्र जारी किया है और सोमवार को कमिश्नर साहब अभी बाहर है, तो सोमवार को हम लोग माननीय आयुक्त महोदय को भी इस बात की जानकारी देंगे कि नगर निगम में लगातार इस टाइप की गतिविधियां हो रही हैं जो कि गलत हैं और इनके साथ लगातार 10 वर्षों से इनका शोषण किया जा रहा है। निगम अधिकारी कर्मचारी संघ के माध्यम से रांझी जल शोधन के जितने कर्मचारी हुआ हैं उन्होंने एक आवेदन दिया और उसमें कहा है कि उनको नगद पेमेंट दी जा रही है और ये विगत 10 वर्षों से दी जा रही है, ऐसा वो बता रहे हैं। निश्चित रूप से गंभीर अनियमितता है। अगर ये नगर निगम में काम कर रहे हैं तो इनको EPF और ESI जैसी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर मैं अपने तरफ से पत्र बना के आयुक्त महोदय को प्रेषित करूंगा जिसमें नियमानुसार मदद करेंगे। कर्मचारी संघ का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स की नर्सेस की काम बंद हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी रही। टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठी नर्सेस ने बताया कि विक्टोरिया में नेशनल असेसमेंट टीम का दिल्ली से आगमन हुआ है, लिहाजा उन्हें धरने का स्थान बदलना पड़ा, लेकिन निर्णायक लड़ाई अभी जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी की जांच करने दिल्ली से जबलपुर आई नेशनल असेसमेंट की टीम के सामने भी नर्सेस की काम बंद हड़ताल जारी रही। हालांकि धरना स्थल में परिवर्तन कर दिया गया है। विक्टोरिया परिसर छोड़कर नर्सेस टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गई हैं। नर्सेस का कहना है कि यह घटना सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में है। वन नेशन वन पेमेंट का वादा सरकार मध्य प्रदेश में पूरा नहीं कर रही है। मतलब बाहर की टीम आ रही है, आउट ऑफ स्टेट टीम आ रही है, तो इसके चक्कर में हम लोग सब यहाँ पर है। उनका कहना था कि वहाँ पे माहौल जो है उन्होंने हड़ताल से मना नहीं किया, लेकिन एक एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है उसके चलते हमको यहाँ पर करना पड़ा। हाँ, करना तो रहा था, हम चाहते भी थे, लेकिन हम ये चाह रहे थे जब हमने पहले से ज्ञापन दे चुके थे। ये ज्ञापन पहले 3 तारीख को दिया गया था कि हम 10 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं। ये हमारे मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को पता था, तो हम ये चाह रहे हैं जो राउंड 6 तारीख से 13 तारीख हो गया, तो हम ये चाह रहे थे ये आगे भी जा सकता था और हम 19 से ये चीज़ में 18-19 से, तो हमारा ये कहना था कि जब इतने सालों से कई बार राउंड हुए, कई बार नेशनल की टीम आई, स्टेट की टीम आई, तो अब कोऑपरेट करने का समय उनका था। हमारे पे प्रेशर भी डाला गया था, हमसे बात भी की गई थी, लेकिन हम लोग कोई भी तैयार नहीं हुए। आप लोग की सैलरी इतनी है तो भी और आप मांग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सैलरी इतनी है वो तो हम जानते हैं, लेकिन अदर स्टेट के मुकाबले तो नहीं है ना, और काम तो हम अदर स्टेट के समान ही काम कर रहे हैं। हमने कोविड में इतना सफ़र किया, सब किया, हम सरकार की वादा खिलाफी से नाखुश हैं। जब वन नेशन वन पेमेंट का जब रूल चल रहा है, तो जैसे अदर स्टेट में 2nd ग्रेड दी जा रही है, तो फिर हमारे MP में क्यों नहीं दी जा रही? नर्सेस ऑफिसर एसोसिएशन का कहना है कि उचित निर्णय होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। जबलपुर में करीब 300 नर्सेस हड़ताल पर हैं। अनाप शनाप बिजली के बिल एवं अघोषित विद्युत कटौती की समस्या से शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जनता परेशान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खमरिया पिपरिया के बिजली कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध जताया, साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याएं जल्द निराकृत करने की मांग की।
खमरिया पिपरिया बिजली कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर बदहाल विद्युत वितरण व्यवस्था पर आक्रोश जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश में है। इसके साथ ही अनाप शनाप बिजली के बिलों एवं अघोषित विद्युत कटौती की समस्या से भी उपभोक्ता परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बैठे बैठे अगर आपका 10 बाय 10 का कमरा है, अगर आपका 1 किलोवाट बाहर हो तो उनके ऑफिस में बैठ के 3 किलो 4 किलोवाट कर दिया जाता है, और जब आप जाते हो उसको सही कराने तो अधिकारी के पहले 4 दलाल वहां पर पहले से लगा दिए जाते हैं कि तुम्हारा भार कम कर दिया जाएगा, इतने पैसे की व्यवस्था कर लो। अभी हमारे जैन साहब बता रहे थे कि रोटी बनाओ तो बिजली गुल, शादी ब्याह का काम हो तो बिजली गुल, सोने जाओ तो बिजली गुल, मगर बिजली का जो बिल है वो फुल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाती है तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस के वाहन बेड़े में एक अत्याधुनिक सर्विलांस वाहन शामिल हुआ है, जिसमें कई कैमरे एवं कंप्यूटर लगा हुआ है, जो विशेष परिस्थितियों में उपयोगी साबित होंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस वाहन की वजह से पुलिस की कार्य क्षमता में इजाफा होगा। पुलिस के वाहन बेड़े में एक मोबाइल सर्विलांस वाहन शामिल हुआ, जिसमें उच्च गुणवत्ता के कैमरे लगे हुए हैं, जिनके जरिए किसी भी स्थान की वीडियो फोटोग्राफ्स लिए जा सकते हैं। वाहन के भीतर टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर भी हैं, जिनमें 4 घंटे से ज्यादा की वीडियो रिकॉर्डिंग संभव है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विषम परिस्थितियों में यह वाहन बेहद मददगार साबित होगा। हमारे पास एक ये आप वाहन देख रहे हैं, इसका नाम है मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल। ये व्हीकल छोटा 4 पहिया वाहन है, जो कि उस हर जगह जा सकता है जहाँ छोटी जगह है, सकरी गलियाँ हैं। तो ये जहाँ भी इस गाड़ी को हम खड़ा करेंगे, इस गाड़ी में 4 कैमरे, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, फिक्स कैमरे हैं। सामने एक PTZ कैमरा लगा हुआ है, जिसको अंदर से पूरा आगे पीछे दाएं बाएं छोटा बड़ा जूम इन जूम आउट सब करके हम उसको फिक्स कर सकते हैं। और इसको बैटरी बैकअप है, इसमें ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, तो हम किसी भी स्थान पर खड़ा करके इसको सर्विलांस कर सकते हैं, वहाँ की फ़ोटो ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग भी है, 1 TB का स्टोरेज है। तो ये जो है हमारी जबलपुर पुलिस के लिए बहुत सहायक होगा, बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उग्र प्रदर्शन एवं दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए और आरोपियों की पहचान करने के लिए इस वाहन की मदद ली जाएगी। छोटा होने की वजह से यह 4 पहिया मोबाइल सर्विलांस वाहन किसी भी सकरी गली में भी जा सकता है। जिले के बरगी और बरेला थाना क्षेत्रों में हुई 2 अलग-अलग घटनाओं में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मर्ग कायम करते हुए मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और घटना की जांच शुरू कर दी है। बरगी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम बड़िया खेड़ा में सूरज कुमार यादव अपने घर में कपड़े प्रेस करने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें करंट लग गया और उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मेडिकल अस्पताल पहुंची और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले में मर्ग कायम कर घटना की जाँच किए जाने की बात कही है। थाना बरगी क्षेत्र अंतर्गत बड़िया खेड़ा गाँव है, जहाँ के सूरज यादव कल अपने घर में कपड़े प्रेस करते टाइम इनको करंट लग गया और ख़त्म होने की सूचना अभी बरगी थाने गई थी। सूचना पे हम तस्दीक करने और मर्ग पंचनामा करने आए। वहीं बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया में रहने वाले राजेश कुमार कोल, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन थे, ग्राम के शंकर दुबे के निवास पर कार्य करने गए थे। कार्य के दौरान संभवतः करंट लगने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये मृतक राजेश कुमार कोल पिता हल्कू प्रसाद कोल, उम्र 45 साल, निवासी ग्राम खमरिया का है, जो थाना बरेला के अंतर्गत आती है। कल दिनांक को ये लाइट फिटिंग का काम करते हैं, तो ये लाइट फिटिंग के काम के लिए शंकर दुबे का मकान है गौर में, उनके यहाँ गए थे। वहाँ पर इनकी माने मृत्यु हो गई है। तो जाके वो लोग जो लोग थे जिनके यहाँ काम करते थे, वो लोग पहले वहाँ गौर के एक ले गए। गौर में जो एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोली कि विक्टोरिया लेके जाओ। फिर ये विक्टोरिया पहुँचे। विक्टोरिया के जो डॉक्टर हैं उनने मृत घोषित कर दिया है। वो लोग घर लेके आए, फिर हम लोगों को सूचना दी कि इनको करंट लगने से मृत्यु हुई। उस पर मर्ग पंचनामा कायम करा। आज पूरी कार्रवाई करके PM करा रहे। जो भी जांच में आएगा कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने रमेश कोल के शव का पोस्टमार्टम कराया है और घटना की जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही।
रांची पुलिस ने एक सौतेले पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया है। मां और नाबालिग बेटी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और इसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है। रांची पुलिस ने बताया कि इंदिरानगर रांझी में रहने वाली एक महिला अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को लेकर थाने पहुंची, जहां उसने नाबालिग पुत्री के साथ उसके सौतेले पिता द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण दर्ज किया गया और पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसका जो पत्नी है, पत्नी का पहले वाला पति उसको छोड़ दिया है, दूसरी पत्नी बनाया। तो उसके तरफ से एक लड़की है, वो भी जवान लड़की है, 17 साल की, उसके साथ में एक गलत करता था। इस बात की जानकारी उसकी माँ को हुई तो माँ ने परसों आकर के हमारे पास प्रथम सूचना दर्ज कराई है। उसमें बलात्कार का मामला दर्ज करके उसके पिता को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किए हैं, जिसके तहत उसको वारंट बनने के कारण जेल दाखिल कर दिए हैं। एक गंभीर बात थी कि सौतेला बाप के द्वारा अपने ही लड़की के साथ में गलत किया था, ये बात सही है, उसमें सख्त कार्रवाई की गई हमारे द्वारा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।